नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली एमसीक्यूज़ का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया आप लोगों ने। और इसमें इसका भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम ऑप्शन क्या क्या है? श्यामला गणेशन, सेकंड है मेघना राजगोपालन, थर्ड है अंशुल राव और फोर्थ है रवीश कुमार। तो आपको बताना है कि 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। तो उनका नाम क्या है? मेघना राजगोपालन। क्या नाम है? मेघना राजगोपालन। चलिए नेक्स्ट है, न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका। तो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में अभी एक ट्रेन चलाने की बात की गई है। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर अभी बांग्लादेश गए हुए थे, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये समझौता हुआ था और इस रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या है? रमला एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, अर्जुना एक्सप्रेस, भगवती एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन का नाम क्या होगा? मिताली एक्सप्रेस। ध्यान रखना है, बांग्लादेश और भारत के बीच में दो ट्रेनें पहले से चल रही हैं। उनका नाम क्या है? मैत्री और बंधन। क्या नाम है? मैत्री और बंधन। और ये तीसरी ट्रेन है जिसका नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 21 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? 2019 से 21 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? एमएस धोनी, विराट कोहली, केन विलियमसन, आर अश्विन। तो कौन है यहाँ पर? केन विलियमसन। ठीक है, केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन क्या क्या है? इनटू द डार्कनेस, नोमैडलैंड, अनदर राउंड एंड 4 ऑप्शन यहाँ पर क्या है? वाइफ ऑफ ए स्पाई। तो आपको बताना है कि जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? कौन सी फिल्म है? इनटू द डार्कनेस। और नोमैडलैंड को तो आप जानते हैं, इसको ऑस्कर मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार कई भाषाओं में दिया जाता है, में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया? आपको पता है कि जो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको मिला है? इस बार अनामिका को मिला। ये बिहार से हैं, लेकिन उनकी किस रचना के लिए मिला? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, बिलीव, वाइल्ड सेवन विलफुल, नेम्स ऑफ द वुमेन। तो कौन सी उनकी रचना है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। नेक्स्ट, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। एनविजन मिशंस, ठीक है, ये शुक्र ग्रह के लिए मिशन है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? थर्ड ऑप्शन है जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो नासा ऊपर क्या है ऑप्शन में? नासा है इधर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इसरो है, थर्ड नंबर पे जाक्सा है, फोर्थ नंबर पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में 2 मेडल, ऑप्शन क्या क्या है? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, कर्णम माहेश्वरी लिखा है, मल्लेश्वरी, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट तो अभी इन्होंने ओलंपिक में जीता नहीं। पीवी सिंधु, आप जानते हैं कि पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में भी मेडल जीता था और अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया? ऑप्शन क्या क्या है? लाहौर,
मुंबई, नागपुर और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो जो आर्य समाज है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी, बम्बई में की गई थी। बाद में 1877 में इन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो लाहौर को बनाया। और ये जो आर्य समाज है स्पेशली पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इन एरिया में काफ़ी प्रचलित था। और इसका जो नारा था वो क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह ये बंगाल के इलाके में हुआ था, तो इसको ख़त्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। बी में क्या है? लॉर्ड कर्जन। सी में क्या है? डलहौजी। और डी में क्या है? मैकाले। तो आपको बताना है कि सन्यासी विद्रोह किसने ख़त्म किया था। तो अगर आपको यहाँ पर सन्यासी विद्रोह का ईयर पता है तो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, कर्जन तो अभी 1905 के टाइम में 1799 से 1905 तक रहता है, ये 1905-06 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्जन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सन्यासी विद्रोह का जो टाइम है वो कब का है? ये है 18वीं सदी का है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स। कैसे होगा, ज़रा एक्सप्लेनेशन देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का जो प्रारंभ है वो 1763 से हुआ था और 1800 तक ये रुक रुक करके चलता रहा। तो इस बीच में आता है ना वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसी ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। और ध्यान रखना है एक बात कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुस्तक लिखी है आनंद मठ, आनंद मठ के बारे में जो भी चीज़ें बातें इसके अंदर लिखी गई है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, आनंद मठ का संबंध भी सन्यासी विद्रोह से है। नेक्स्ट, चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा था? तो आप यहाँ देख रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको बताना है कि इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय पॉपुलर वेद कौन सा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद इसका सही ऑप्शन होगा। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। और इसमें क्या बातें हैं, प्रावधान इसमें, इसके अंदर क्या क्या है? तो इसमें जादू टोना, ठीक है, इन सब के मंत्रों का उच्चारण इसके बारे में है। और जो भी इसमें मतलब जो पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता था उसे क्या कहा जाता था? बहला। ठीक है, हालांकि और भी नामों से उसे जाना जाता था और यही सर्वाधिक लोकप्रिय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था? जो माउंटबेटन प्लान था 3 जून 1947 को आया था। यही जब माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में। तो इसी माउंटबेटन प्लान को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो वही क्या बन गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि ये कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में या दिसंबर में। तो आपको देखिए 48-49 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये घटना 47 की है। तो जनवरी और जुलाई, और यहाँ पर जनवरी भी नहीं हो सकता क्योंकि माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही लग रहा है, वो कौन सा है? जुलाई 1947। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आपको डेट देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया था, 3 जून 1947 को। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम या माउंटबेटन प्लान को, और 16 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। A.O. ह्यूम को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस का पिता कहते हैं, क्योंकि ये एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे और कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, यहाँ देखिए 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? बम्बई में किया था। चलिए, जब इसकी स्थापना की गई तो इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया, और जबकि इस समय सचिव कौन बना था? A.O. ह्यूम।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन के आर्थिक नियम या बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने बाजार को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था कि उसे क्या कहा जाता था, अर्थशास्त्री कहा जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी किताब है जो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में ठीक तरीके से जानकारी देती है। खजाइनुल फतूह, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तहकीक हिंद, रहला, इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर कौन सी सही आंसर क्या होगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये रचना किसकी है, ये रचना है बर्नी की। किसकी रचना है, बर्नी की है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। चलिए नेक्स्ट, हाँ, और अमीर खुसरो की जो किताब है वो खजाइनुल फतूह है, उसमें बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या बताया गया, जन कल्याण। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने कहा था कि जो हमारे सिपाही हैं अगर उनको सही रेट पे चीज़ें मिले, ठीक है, कम कीमत पर अगर वस्तुएं मिल जाएं, तो हमें क्या होगा कि उन्हें ज़्यादा वेतन नहीं देना पड़ेगा, और जब ज़्यादा वेतन नहीं देना पड़ेगा तो इससे राजकोष पर जो बोझ है वो कम रहेगा। इसीलिए उसने बाज़ार को ठीक तरीके से कंट्रोल किया, रेगुलेट किया। चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद खान। तो आपको पता है इब्न बतूता किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और इब्न बतूता कहाँ का था, किस देश का, तो ये था मोरक्को का, मोरक्को। ठीक है, जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मोरक्को से आया हुआ था, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, बाद में इसी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। और फिर इब्न बतूता ने जो अपने यात्रा विवरण का उल्लेख किया जिस बुक में, उसे क्या कहा जाता है, रहला या किताबुल रहला। ठीक है, रहला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है क्या। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2, CaCl3, CaOCl3 या CaOCl2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। सेल आपको पता है, सेल में जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक कैसे अलग होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली या जीव द्रव्य या कोशिका झिल्ली। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, आपने सोच लिया, ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली से केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव्य से अलग होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग निम्न में से कौन सा होता है। जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, सेरिब्रम है, ऑप्शन बी में हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन सी में सेरिब्रल है, और ऑप्शन डी में सेरिबेलम है। ठीक है, सेरिबेलम। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। क्या, सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। हमने ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ज्वाइंट सिटिंग हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है तब उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन करेगा, तब करेगा राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो ध्यान रखना है इतना। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है,
तो वो बुलाता है प्रेसिडेंट। और किन किन मुद्दों पे ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35, 45। तो यहाँ पर जो आयु होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए वो है 35 ईयर्स। 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 साल प्रेसिडेंट बनने के लिए। क्लियर? और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल ही। नेक्स्ट, और हाँ, ये जो प्रोविज़न है वो किस में उल्लेखित है? ये तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें योग्यता नहीं लिखी है, ठीक है, उम्र 12। चलिए नेक्स्ट है, आपको मैच करवाना है यहाँ पर। देखिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 110, आर्टिकल 40, आर्टिकल 167, आर्टिकल 262। अब आपको यहाँ पर मैच करवाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, फिर वो सारा छिप जाएगा इधर। तो आप यही मैच करवा लीजिए इसको। देखिए आर्टिकल 40 का संबंध आप जानते हैं डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 110 का संबंध किससे है? ये है धन विधेयक से। क्लियर है? आर्टिकल 167 का संबंध किससे है? राज्यपाल को जानकारी देना या अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में जो विवाद होते हैं उससे संबंधित है। तो 167 राज्यपाल को जानकारी देना, 262 अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों का निपटारा करना। तो इस तरीके से ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्लियर? और ए का मतलब क्या हो गया? 2, 1, 3, 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू के कणों के वृहत निक्षेप को क्या कहते हैं? जब हवा चलती है तो छोटे छोटे जो बालू होते हैं उनको उड़ा करके एक जगह इकट्ठा कर दी जाती है। तो वैसे जो मैदान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कास्ट, एब्रो, लोयस, फ्लूवायल। उसे क्या कहते हैं? कास्ट, एब्रो, लोयस, फ्लूवायल। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं लोयस। लोयस मैदान बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हिमालय की निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। ठीक है, ये हिमालय की चोटियाँ यहाँ पर दी गई पर्वत श्रेणियाँ। आपको उत्तर से, आप जब जम्मू कश्मीर में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है। चलिए देख लेते हैं। काराकोरम, यहाँ 4 श्रेणियाँ आपको दिख रही होंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वैसे तो ऑप्शन ए ही ठीक दिख रहा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, है ना। चलिए तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आपको अफ्रीका, केवल अफ्रीका के बारे में दिया गया है। अफ्रीका के 4 देश दिए गए हैं, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, मोजाम्बिक। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये किन किन देशों से होकर के जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक। देखिए अंगोला थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, यहाँ से विषुवत रेखा होकर के, मकर रेखा होकर के नहीं गुजरती है। मकर रेखा का मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। यहाँ कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो यहाँ जो 23.5 डिग्री साउथ है दक्षिणी गोलार्ध की, उसे मकर रेखा कहते हैं, और ये अंगोला से होकर के नहीं जाती है। बाकी बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर, तो इन देशों से होकर के जाती है। चलिए नेक्स्ट, टाल मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ से कहाँ तक है? टाल मिट्टी, ये जो टाल मिट्टी का विस्तार है बिहार में कहाँ से कहाँ तक है? बक्सर से पटना, बक्सर से मोकामा, बक्सर से भागलपुर, छपरा से पूर्णिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर A, B, C, D में से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बक्सर से भागलपुर होगा, बक्सर से भागलपुर, ठीक है। बक्सर, यहाँ अगर बिहार का आप मैप देखेंगे तो यहाँ से बक्सर से भागलपुर, इस एरिया, यहाँ पर टाल मिट्टी आपको देखने को पूरे एरिया में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? जब मंदी होती है, जैसे मंदी का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसे नहीं है परचेज करने को चीज़ें, ठीक है, सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो ऐसी मंदी को क्या कहते हैं? देखिए इकोनॉमी जो होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है।
कभी अप्स डाउन्स इसमें आते रहते हैं। जैसे लॉकडाउन लग गया तो हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई थी, अब लॉकडाउन ओपन है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो अब इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो जब मंदी में हमारी इकोनॉमी थी, लोग बेरोज़गार हो गए थे, तो इसको कौन सी बेरोज़गारी कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइकिल। देख रहे हैं ना, एक साइकिल बन गया, तो इसको हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। किस बेरोजगारी से नाम से जानते हैं इसको? हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है? इसमें जब कोई एक व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार की तलाश में निकलता है, तो जो इस बीच वाले टाइम में वो बेरोजगार रहता है, पहले रोजगार को छोड़ने और दूसरे रोजगार को पाने के बीच का जो टाइम है, उसमें जब वो बेरोजगार है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है? सबसे बड़ी समस्या संरचनात्मक बेरोजगारी है। जब हमारे पास स्किल नहीं होता। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप पीएचडी भी कर लीजिए, फिर भी बावजूद इसके अगर आप आर्ट्स स्पेशली अगर सब्जेक्ट ले रखे हैं, तब भी आपके पास कोई स्किल नहीं है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आप ये देख रहे होंगे कि लोग पीएचडी धारक भी अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तब भी उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी में यही सब चीज़ें आती हैं। क्लियर हो गया? तो ये चक्रीय बेरोजगारी हो गया। चलिए, तो दोस्तों ये रहा 25 क्वेश्चंस हमने बात किया डिटेल में। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।